वीडियो देखने वाले सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 4, जिसका नाम है मानचित्र। साथ साथ आप अपने साथ अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल, हाइलाइटर और बुक साथ में रखिए, ताकि जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हमने हाईलाइट करके रखा है आप उन्हें भी नोट कर लीजिए, जो कि आपको अध्याय के बाद में जो भी प्रश्न उत्तर रहते हैं उसे हल करने में आपकी सहायता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। वो ग्लोब के अध्ययन से कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होती है, लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। तो बच्चों, जैसे हमने देखा है, चेक करा कि जो लास्ट चैप्टर जो था हमारा, उसमें हम ग्लोब के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं और ग्लोब हमारे को पूरे पृथ्वी के बारे में स्टडी करने में, अध्ययन करने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन किसी सिलेक्टेड जगह में, किसी छोटे एरिया के बारे में अगर हमारे को स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो उसके लिए हमें मानचित्र का उपयोग करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो ये आपने नोट कर लेना है। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया एक चित्र है, ठीक है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का गोलाकार है तो उसे एक चपटा करके उसे एक चित्र बनाना वो बड़ा मुश्किल है। तो देखिए हम इसका कैसे यूज करते हैं मानचित्र का, वो हम आगे पढ़ेंगे। मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र ऐसे छोटे क्षेत्र एवं कुछ तत्वों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र कुछ बड़े किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो वो एटलस बन जाता है, ठीक है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमानों से खींचे गए मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा से हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किए गए हैं। भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहा जाता है। तो जो भी पृथ्वी के आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों को, नदियों को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम भौतिक मानचित्र कहेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एक और मानचित्र हमारे पास है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों में निशान लगा लेना है या हाईलाइट कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शन वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ये भी आपने हाईलाइट कर लेना है, ये भी आपने नोट कर लेना है कि थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा है, आपने भी नोट कर लेना है। इन मानचित्रों द्वारा दी गई सूची के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जा सकता है। मानचित्र के 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मानचित्र के कितने घटक है? 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। अब सभी के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी। तो दूरी क्या होता है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग या छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। जो मानचित्र होते हैं, हमारा जो पृथ्वी या जो हमारा विश्व है उसे एक कागज में खींचा गया पैमाना है, मतलब कि उसे ड्रॉ किया गया है, वो दर्शाता है। लेकिन इतने सावधानी से छोटा किया गया है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज की एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी की व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी या मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब जब हम इतने बड़े हमारी जो पृथ्वी है, हम छोटे से कागज में उसके हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे को पैमाना यूज करना पड़ेगी। कौन सी दूरी, कौन सी जगह एक दूसरी जगह से कितनी दूर है, उसके लिए हमारे को पैमाना यूज करना पड़ेगा। तो उन्हीं पैमानों को हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मान लीजिए कि आपके विद्यालय और आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर द्वारा व्यक्त किया गया है। मतलब कि जो 10 किलोमीटर है उसे हम मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की लाइन से हम उसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र 1 सेंटीमीटर स्थल के लिए 5 किलोमीटर को दर्शाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हुए कि 1 सेंटीमीटर में 5 की ऐसे हुआ कि अगर 10 के लिए अगर 2 करता है, 10 किलोमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर
शो करता है, तो मानचित्र 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक है, आपके रेखा चित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर में इक्वल टू 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। यदि हमारे को पैमाना पता हो कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है या 2 सेंटीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम किसी दो जगहों की दूरी आराम से पता लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उन्हीं लाइनों को हम देख के, क्योंकि हमारे को पैमाना पता होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों द्वारा महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब हम क्षेत्रफल के बड़े दृष्टि से, मतलब क्षेत्रफल बहुत एरिया होता है, तो भागों जैसे महाद्वीप और देशों को, जैसे महाद्वीप बहुत सारे बड़े बड़े भूखंड होते हैं और देशों को हम कागज पर दिखाते हैं तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। तो जो हमारे छोटे पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं, इसमें हम 5 सेंटीमीटर को एग्जाम्पल दिया गया कि 5 सेंटीमीटर हम 500 किलोमीटर को दर्शाने के लिए वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। तो ये भी आपने नोट कर लेना कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहाँ होते हैं और हम किसके लिए हम यूज करते हैं, मतलब कि जो हमारे छोटे पैमाने वाले मानचित्र तो कहाँ यूज करते हैं वो भी आप नोट कर लीजिए। जब हमें बड़े क्षेत्र वाले जितने महाद्वीप है या बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं उसे दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने को यूज करते हैं। जब हमें किसी छोटे एरिया के बारे में अगर हमारे को मानचित्र बनाना है तब हम क्या करते हैं, तब हम बड़े पैमाने वाले का उपयोग करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे, बाद में हमारे हेल्प भी करेगा हमारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करने में। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। मान लीजिए जो अगर हम कोई छोटा मानचित्र बना रहे हैं जैसे हमारे गांव या कहीं दूसरे छोटे एरिया का, तो उसके लिए हम 500 मीटर के लिए हम 5 सेंटीमीटर को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहा जाता है, मतलब जिसमें हम बड़े पैमाना लेते हैं कि छोटे एरिया को दिखाने के लिए हम बड़े बड़े जो लाइन्स है तो वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है। जो बड़े पैमाने वाले हमारे मानचित्र होते हैं वो अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, मतलब कि हमारे को बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट कर लेना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये अपनी किताब में देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो मैप है, मतलब मानचित्र है, वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसमें सामुदायिक केंद्र है, गांव का यहाँ पे एक मानचित्र सा बनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम अगले घटक के बारे में पढ़ेंगे जो है दिशा। अधिकतर मानचित्र के ऊपरी दाहिनी तरफ आपको तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो जैसे हम अधिकतर अगर आप मानचित्र देखेंगे तो इसके जो राइट हैंड साइड में, मतलब दाहिने तरफ आपको उ लिखा हुआ दिखाई देगा। जैसे कि ये वाला मानचित्र है तो इसके भी आपके यहाँ पे देखिए उत्तर लिखा हुआ है, मतलब कि इसे अभी शॉर्ट में उ लिख सकते हैं। ठीक है, इसे उत्तर दिशा की रेखा कहा जाता है, मतलब कि ये उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब आप उत्तर दिशा के बारे में जानते हैं तो दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके मानचित्र पे अगर आपके यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है तो आप इसकी सहायता से और भी जो हमारे दिशाएं होती है उनका पता लगा सकते हैं। यदि आपके उत्तर लिखा होगा तो आप उत्तर के बाद आपको दक्षिण, पूरब और पश्चिम इसका आप आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमारे को एक अगर दिशा सूचक का पता है तो हम दूसरी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 4.2 में 4 दिशाओं के उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे चित्र में आपको कंफर्म कराया कि यहाँ पे भी आपको 4 दिशाएं दिखाई गई है। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशाएं हैं? आपने तो दिशाएं 4 सुना, लेकिन ये कौन सी बीच की दिशाएं हैं? तो ये 2 दिशाओं के बीच में जो दिशा आती है, मान लीजिए आपका ये उत्तर है, ठीक है, और ये आपका पूर्व है, तो इसके बीच में जो दिशा होगी, मतलब कि ये जो एरिया होएगा, मतलब कि ये जो दिशा होएगी इसे हम उत्तर पूर्व कहेंगे, क्योंकि आधा हिस्सा इसका उत्तर है और आधा हिस्सा इसका पूर्व है, तो इसे उत्तर पूर्व कहेंगे। इसी प्रकार से अगर आपके दक्षिण पूर्व को देखा जाए, दक्षिण पूर्व ये है, देखिए यहाँ पे पूर्व है आपका और यहाँ पे आपका दक्षिण है, तो इसके बीच में जो एरिया आएगा, जो भी जगह होगी, जो भी स्थान होगी, तो इस जगह को हम कौन दिशा कहेंगे? हम दक्षिण पूर्व कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी दिशाएं होती है
ये आपने याद रखना है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, चारों दिशाओं के नाम ऑलरेडी आपको याद होंगे, फिर भी आप इसे नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो दिशाएं होती है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये कौन सी दिशाएं होती है और कौन सा इसे बिंदु कहा जाता है, प्रधान दिग् बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं। तो इन जो बीच की जो हमारी जो होती है दिशाएं होती है, इनका भी यूज करके हम जितने भी हम किसी जगह के बारे में हम उसकी दिशा के बारे में हम पता लगा सकते हैं। चित्र 4 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। नंबर 1, विकास के घर से समुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। ये आपको मैं कंफर्म करा देता हूँ, ये बता देता हूँ कि कैसे यूज होगा। तो जो पहले हमारे को पता लगा है घर से समुदायिक केंद्र तक, ठीक है, और खेल का मैदान की दिशा। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे मैप में बताया गया है, यहाँ पे हमारे को दिया गया कि ये उत्तर है, तो ये आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, और इधर आपका पूर्व हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साइड आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, घर से सामुदायिक केंद्र और खेल की दिशा। अब ये जो विकास का जो घर है, यहाँ से सामुदायिक केंद्र किधर है, इधर है इसका सामुदायिक केंद्र, ये आपके पूर्व में है, और पूर्वी उत्तर आपका ये आधा उत्तर में है जो सामुदायिक केंद्र है घर से। ठीक है, और जो खेल का मैदान है, खेल का मैदान आपका किधर को होगा, ये आपका किधर को होगा, ये आपका ये हो गया आपका पश्चिम हो गया और उत्तर हो गया। तो उत्तर पश्चिम में इसका खेल का मैदान है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम हम लिख सकते हैं कि ये हमारा जो रहेगा। अब जो दूसरी दिशाएं हैं, इसका आप कमेंट में मुझे आंसर बताइए कि ये दुकानों से विद्यालय की दिशा कौन सी है, ये आप कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम दृक् सूचक की सहायता से भी किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। चित्र 4.2। अब हमारे पास एक यंत्र भी होता है जो हमारी दिशाओं को पता लगाने में हमारी हेल्प करता है। इस प्रकार का ये होता है यंत्र, क्या पता आपने किसी ने देखा भी होगा। तो ये इस प्रकार का ये जो यंत्र होता है, ये हमारी दिशा सूचक होती है जो हमारे दिशा को बताने में हमारी हेल्प करती है। और इसकी जो सुई होती है वो कहाँ होती है, हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर होती है। जैसे यहाँ पे जैसे उत्तर और ये दक्षिण, इनकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर होती है। यदि हमारे को दो दिशाएं पता है तो हम बाकी की जो दिशाएं हैं उनका भी हम पता कर सकते हैं, पूर्व पश्चिम का भी पता कर सकते हैं, और बाकी जो हेल्प वाली जो होती है बीच की जो दिशाएं होती है उनका भी हम पता लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या होता है ये, इसे भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट घटक के बारे में पढ़ते हैं, प्रतीक। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। ठीक है, ये तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों एवं कुओं को दिखाने का संभव होता है। इसलिए वे निश्चित आकारों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। तो जो प्रतीक होते हैं, प्रतीक का मतलब है कि सिंबल, मतलब कि जो भी आकृतियां वगैरह बनाई होती है मैप के ऊपर, ये हमारे को हेल्प करती है मानचित्र बनाने में। मतलब कि मानचित्र के ऊपर अगर किसी सड़क को दिखाना है, पुल को दिखाना है, वृक्ष को दिखाना है, रेल की पटरी को दिखाना है, कुएं को दिखाना है, तो हम इस प्रकार के लाइनों वगैरह, छाया वगैरह चित्रों का यूज करके हम इसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इन क्षेत्रों की भाषा को नहीं जानते हैं तब भी आप किसी भी दिशाओं के बारे में पूछ सकते हैं, तब इन चिन्हों की सहायता से आपके द्वारा से मानचित्र में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक आपको चार्ट भी दिया हुआ है। तो ये जो रेलवे लाइन है, तो इसके लिए हम जैसे मानचित्र बना रहे हैं तो उसमें रेलवे लाइन के लिए हम कौन कौन सी हम यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। अब ये जो बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हमारी बड़ी लाइन के लिए होगा। और मीटर लाइन, ये जो नेक्स्ट आपके जो मीटर लाइन होगा। और ये रेलवे स्टेशन, ये आपका ऐसा होगा जिसमें RS लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन होगा। सड़क के लिए हम किस प्रकार के जो प्रतीक यूज कर सकते हैं, पक्की सड़क के लिए हम ये वाली यूज करते हैं, ये वाली। और जो कच्ची सड़क है ऐसे डॉटेड डॉटेड सी, मतलब कि टूटी टूटी जो सड़कें हैं वो हमारी कच्ची सड़क के लिए होगा। फिर हम सीमा के लिए यूज कर सकते हैं। सीमा मतलब हमारे जो बॉर्डर होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के लिए ये यूज होगा। फिर राज्यों के लिए, जिला के लिए, नदी, कुओं, तालाब, नहरों के लिए देखिए नदी के लिए ये वाला यूज होगा। फिर कुएं के लिए देखिए ये वाला आपका राउंड वाला होगा। फिर तालाब के लिए आपका ये होगा। और फिर नहर और पुल के लिए नेक्स्ट रख से ये वाले होंगे। ठीक है,
इसी प्रकार हमारे मंदिर गिरजाघर के लिए भी ऐसे होंगे और हमारे पोस्ट ऑफिस के लिए भी ऐसे होंगे। ये आपने पोस्ट ऑफिस को बाहर लिखा भी होगा जैसे पीओ लिखा होता है। और बस्ती और कब्रिस्तान और पेड़ और घास के लिए भी हम इस प्रकार से जो प्रतीक है हम यूज कर सकते हैं अपने मानचित्र में बनाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। तो ये जो चिन्ह है ये हमारे अंतरराष्ट्रीय जो सहमति से बने हैं, मतलब कि अगर हम कोई भी अगर मैप देखते हैं तो वहां पे जो भी अगर सिंबल बने होंगे तो हम उसे आसानी से पता लगा सकते हैं ये इस चीज को सिंबलाइज करता है। यदि अगर किसी मानचित्र में इस प्रकार ये बनी हुई है चित्र तो वो उसका मतलब है कि यहाँ पे एक नदी है। ठीक है, ऐसे अंतरराष्ट्रीय सभी देशों ने इन रूढ़िबद्ध जो हमारे होते हैं चिन्ह इनका हमने निर्माण किया है। अब जैसे ये आपको यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है तो देखिए ये क्या चीज है, ये जो आपका है ये किस चीज को दर्शाता है। आपको अगर पीछे वाला मैप देखेंगे तो ये हमारे मस्जिद को रिप्रेजेंट करता है। मस्जिद का देखिए, मस्जिद को ये इस प्रकार से कोई आपके सिंबल बना हुआ है तो आपके मस्जिद को रिप्रेजेंट करता है। साथ साथ ये जो हरे हरे आपको ऐसे दिख रहे हैं ये तो साफ आपको पता लग जा रहा है कि ये क्या है, ये पेड़ है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था ये पेड़ है। ठीक है, और ये जो लाइन की है ये जो सिंगल लाइन है और यहाँ पे कट कट लगे हैं तो ये भी देख लेते हैं हम क्या चीज है। तो ये देखिए सिंगल लाइन जो है मीटर लाइन थी, ये रेलवे स्टेशन का ये मीटर लाइन थी, यही यहाँ पे बना हुआ है हमारे नीचे। तो ये देखिए हर चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये जो गोल था ये हमारे तालाब के लिए था और देखिए इस मानचित्र में भी यहाँ पे उत्तर लिखा गया, मतलब कि ये उत्तर दिशा है। ठीक है, और यहाँ पे विद्यालय भी है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। देखिए नदी है, नदी के लिए भी यहाँ पे सिम्बलाइज किया हुआ है और ये बस्ती के लिए यहाँ पे है और ये RS मतलब ये रेलवे स्टेशन है, मतलब कि हर चीज को। और ये PS आपका पोस्ट ऑफिस के लिए होगा। तो मतलब कि हर चीज को हम यहाँ पे मानचित्र में प्रतीक का यूज करके हम यहाँ पे सिंबल का यूज करके हम इसे बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से हम समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रूढ़ी प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। जैसे हमने अभी देखा 4.3 में जो हमारे जो प्रतीक है यहाँ पे कुछ दर्शाए गए थे ये हमने देख लिया ऑलरेडी और इसकी सहायता से नीचे एक हमारा मानचित्र भी तैयार किया गया है। कुछ रूढ़ी प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं विभिन्न, जैसे कि हमने ऊपर देखा मानचित्र हमारे कुछ रूढ़ी चित्र है यहाँ पे हम दर्शाए गए हैं जिनका यूज करके हम नीचे मानचित्र भी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग हम इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए समानांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने देखा कि जो जलाशय होते हैं, नदी नाले होते हैं, उन्हें हम नीले रंग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और भी जो रंग होते हैं जैसे कि पठार को पीला रंग दिया जाता है, हरा रंग मैदानों के लिए, जो घास के मैदान होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेखा चित्र। अब ये क्या होता है? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के समक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ता की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र आपके घर का रास्ता बताने के लिए एक कच्चा सा आरेखन बनाता है। तो रेखा चित्र क्या है? रेखा चित्र मान लीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड को या किसी को मतलब कि छोटा सा कच्चा सा रास्ता बनाना, मतलब मानचित्र बनाना है कच्चे तौर पे, मतलब कि उसमें सिंबल वगैरह ज्यादा यूज नहीं होंगे या कोई ज्यादा डिस्टेंस वगैरह पैमाने वगैरह यूज नहीं होगा, वो बस कच्चे तौर पे बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे आप अपने दोस्त को बता रहे हो, ये आपका ये आप हो गए, आपका दोस्त हो गया, तो उसे आप रास्ता बता रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ से सीधा जाना है, फिर मुड़ना है, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे गोल घूमना है, उसके बाद लेफ्ट साइड को जाना है। तो ये जो आपको जो कच्चा आप बनाएंगे रेखा चित्र, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये रेखा चित्र होता है। ठीक है, ये रेखा चित्र होता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन बड़े पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो भी हम बनाएंगे सिंपल सा नॉर्मल सा, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे रेखा चित्र कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें आप जो मैंने निशान लगाए आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं खाका। अब ये क्या चीज होता है ये भी पढ़ लेते हैं। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र को हम हमेशा बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें आप कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोगों के बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींचा जाता है जिसे हम खाका कहा जाता है। तो खाका क्या होता है कि आप किसी मानचित्र में या किसी रेखा चित्र हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसमें हमें छोटी जगह के बारे में हमारे को इंफॉर्मेशन दी गई होती है। जैसे मान लीजिए कमरे की यहाँ पे, जैसे कमरे के यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो कमरा होता है, अगर कमरे की हमारे को लंबाई चौड़ाई अगर ये ज्ञात करना है और उसके लिए हम एक खाका बना रहे हैं
एक रेखा चित्र खींच रहे हैं तो उसे हम खाका कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने नोट कर लेना है कि खाका क्या होता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। अब चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न हम करते हैं, जो हमारे पहला प्रश्न होगा, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है मानचित्र के जो 3 घटक हैं, मैंने निशाने में लगाया था, आपको मैं कंफर्म करा देता हूं मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। मानचित्र के 3 घटक है दूरी, दिशा और प्रतीक। ठीक है, आपने ये आंसर भी आप लिख देंगे कि दूरी, दिशा और प्रतीक मानचित्र के 3 घटक होते हैं, और इन सभी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा आपको लिखना चाहिए, जरूरी। ठीक है, प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं। तो प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से होते हैं, जो हमारे को दिशाएं बताती है। कौन कौन से होती है, हमारी 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये हमारी 4 प्रधान दिग्बिंदु कहा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं। तो मानचित्र का जो पैमाना होता है, देखिए हमने घटक में ये पढ़ा था, तो ये हम दिखा देता हूं मैं आपको कि मानचित्र का जो पैमाना होता है वो क्या होता है। तो पैमाना एक तरह से आपका, जैसे आप किसी बड़े, ये देखिए छोटे पैमाने, बड़े पैमाने हम यहाँ पे पूरा नोट किया था। अगर मान लीजिए आप मानचित्र तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप किसी 2 जगहों के बीच की जो दूरी है उसे आप छोटे पेज में आप दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पैमाना यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था कि अगर 10 किलोमीटर के लिए हम 2 सेंटीमीटर यूज कर रहे थे, तो 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी प्रकार से अगर जो बड़े पैमाने होते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को ले, तो ये जो पैमाने होते हैं हमारे मानचित्र में 2 जगहों की दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम पैमाना कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पैमाने होते हैं, आप इन पैमानों के बारे में आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। तो ग्लोब की के अलावा, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ग्लोब से भी हमारे को बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन किसी छोटी जगह के अगर स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे को मानचित्र बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि ग्लोब से हम ओनली देशों वगैरह में जो महाद्वीप वगैरह उनके हम स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो मानचित्र होते हैं हमारे को छोटी जगहों पे भी हमारे को स्टडी करने में बहुत हेल्प करते हैं। ये पूरा जो पैराग्राफ था इसमें हमने इसी की इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी थी कि मानचित्र किस किस में यहाँ पे काम आते हैं। तो ये आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पूरा पैराग्राफ में आपके आंसर है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मानचित्र एवं खाका के बीच में अंतर बताएं। अब मानचित्र क्या होता है, मानचित्र होता है वो आपके जो पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, जो पूरी जिसमें सिंबल वगैरह यूज होते हैं, बड़ा बड़ा आपके जो पैमाने हैं, अलग अलग पैमाने हम उसमें यूज कर सकते हैं। वो खाका क्या होता है, वो बस एक छोटा सा रेखा चित्र खींचा होता है, जिसमें हम जैसे कोई छोटे से कमरे या एरिया के हम बनाएंगे तो वो हमारा खाका होगा। मानचित्र हमारे बहुत बड़े एरिया का हम बना सकते हैं, और मानचित्र अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, छोटे बड़े डिटेल वाले अलग अलग पैमाने के, और खाका बस एक छोटा सा रेखा चित्र होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे अंतर लिख सकते हैं। और कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो कौन सा मानचित्र जो विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें हम कौन सा पैमाना यूज करेंगे, छोटा या बड़ा, हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे नोट किया था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करती है। ये हमारा आंसर होगा। बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र से अधिक जानकारी हमारे को प्रदान करते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं। देखिए, जो हमारे प्रतीक या सिंबल होते हैं, रूढ़िबद्ध चिन्ह होते हैं, ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे को बहुत हेल्प करती है। ये हमारे मानचित्र को ड्रॉ करने में बहुत ही सहायता करती है। इन सिंबलों को यूज करके यदि आप कहीं जाते हैं या कोई मैप पढ़ते हैं, वहां की आपको भाषा नहीं पता, लेकिन वहां पे अगर ये सिंबल बने हुए हैं तो आप उनसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या चीज, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नदी नालों को रिप्रेजेंट करता है, ये कुएं को रिप्रेजेंट करता है, ये तालाब को रिप्रेजेंट करता है, ये रेलवे लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आप आराम से बहुत ही हमारे को प्रतीक सहायता करते हैं हमारे मानचित्र को समझने में। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। और फिर हम राइट रॉन्ग कर लेते हैं। सही उत्तर पर आपने निशान लगाई कि वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। अभी इसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निशान लगा दिया। भौतिक मानचित्र हमारे वृक्षों के वितरण को हम यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर लेते हैं, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था, जलाशय के लिए किया जाता है। पर्वतों के लिए आपके होता है यूज भूरे रंग का, और जो मैदानों के लिए आप हरे रंग का यूज करते हैं। ठीक है, दिक्सूची का उपयोग किया जाता है। दिक्सूची वो जो यंत्र आपको दिखाया गया था, जो उत्तर और दक्षिण वाली दिशा जो आपको शो करता है ना, ये वाला जो यंत्र है, इसका हम यूज करते हैं। तो ये इसका जो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए हम इसका किया जाता है। प्रतीकों को दिखाने के लिए यूज नहीं होता है, ये दूरी मापने के लिए भी नहीं होता है, ये मुख्य दिशा को पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, और पैमाना आवश्यक है। पैमाना आवश्यक है मानचित्रों के लिए। रेखा चित्र तो आप कैसे भी खींच सकते हैं, जैसे मर्जी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और जो प्रतीकों के लिए भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो पैमाना होता है वो मानचित्रों का यूज होता है, जिसमें छोटे बड़े पैमाने यूज किए जाते हैं। ठीक है,
इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर भी आपका अध्याय जो खत्म होता है। यदि आपको इस अध्याय के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है जो आपको समझ नहीं आया है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट सॉल्व करने की। साथ ही साथ हमने इस चैनल पर और भी जो हमारे जो पहले के जो 3 चैप्टर हैं वो यहाँ पे अपलोड करे हुए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। और जल्द ही हम पृथ्वी अमर आवास का अध्याय 5 जल्द ही हमारे इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।